बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 6 का आर्टिकल 6.3 फ्लूइड फ्लो की बात करेंगे। फ्लूइड फ्लो का मतलब ये होगा कि जब फ्लूइड के पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं, मूव करते हुए एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, तो इसको हम फ्लूइड फ्लो का नाम देते हैं। अब फ्लूइड का फ्लो दो तरीक़ों से हो सकता है। एक हमारे पास कहलाएगा स्ट्रीमलाइन फ्लो, जिसको हम स्टेडी फ्लो का नाम भी दे सकते हैं, और दूसरा हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो कहलाता है। अब स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो में फ़र्क क्या है? अगर देखा जाए तो हमारे पास कुछ सूरतों में कुछ फ्लो इस तरह का होता है कि तमाम पार्टिकल अगर किसी जगह पर फ्लो कर रहे हैं, वो इस तरह फ्लो कर रहे हैं कि वो लाइंस की सूरत में ट्रेवल करते हैं, या हम ये कह लें कि एक पार्टिकल जिस पॉइंट में से गुजर रहा है उससे पीछे आने वाले जितने भी पार्टिकल उस पॉइंट में से गुजरेंगे वो उसी पाथ को फॉलो करेंगे। मतलब ये कि अगर ये पॉइंट है, इस पॉइंट में से गुजरने वाले तमाम पार्टिकल अगर इस तरह मूव कर रहे हैं तो सारे के सारे इसी पाथ को फॉलो करेंगे। इट मीन्स कि ये हमारे पास एक स्टेडी लाइन के अंदर फ्लो होता है। हम ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ से गुजरने वाला कोई भी और पार्टिकल इस जगह से गुजर रहा है, वो अगर इसको फॉलो कर रहा है, तो अल्टीमेटली इस पॉइंट में से P2 में से गुजरने वाले तमाम पार्टिकल्स इसी पाथ को फॉलो करेंगे। तो वी कैन से दैट स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होगा कि द फ्लो इज सेड टू बी स्ट्रीमलाइन और लेमिनर। इसका दूसरा नाम है लेमिनर फ्लो। लेमिनर इफ एवरी पार्टिकल दैट passes a particular point passes along exactly the same path as followed by the particle which passes that point earlier। कि इस किसी एक पॉइंट में से गुजरने वाला हर पार्टिकल उसी पाथ को फॉलो करेगा जिस पाथ पर उससे पहले गुजरने वाले पार्टिकल ने फॉलो किया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास स्ट्रीमलाइन फ्लो, या दूसरा नाम इसका लेमिनर फ्लो कहलाएगा। अब अगर सपोज कर लें कि हमारे पास एक पाइप कुछ इस तरीके से है, आपने देखा होगा कि अगर वाटर टैप टूटी में से पानी निकलता है तो वो कुछ इस तरह सूरत हाल उसकी हो जाती है कि जैसे जैसे वो ज़मीन के करीब जाता है तो उसकी जो धार होती है वो बारीक होती जाती है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जितने स्ट्रीम लाइंस बनेंगे, इनको हम स्ट्रीम लाइंस का नाम देते हैं। इन लाइंस को जो हम एज्यूम कर रहे हैं कि इन पर मूव कर रहा है, तो वो एक दूसरे के करीब होती जाएंगी, लेकिन कोई भी लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही होती। इसी वजह से हम इनको स्ट्रीम लाइंस का नाम देते हैं कि ये हमारे पास जो लाइंस हैं, हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट में से गुजरने वाला हर पार्टिकल इसी पाथ को फॉलो करेगा जिस पाथ पर उससे पहले गुजरने वाले पार्टिकल जा रहे थे। तो ये हमारे पास स्ट्रीमलाइन फ्लो कहलाएगा। अब दूसरा हमारे पास है टर्बुलेंट फ्लो। ये हमारे पास एक तरह का रेगुलर फ्लो है, जबकि टर्बुलेंट फ्लो क्या होगा कि ये इर्रेगुलर फ्लो होगा। आप एज्यूम कर लें कि यहाँ पे अगर हमारे पास इसी तरीके से ये बेसिकली एक स्ट्रीमलाइन फ्लो हो, इसके आगे हम कोई चीज़ इर्रेगुलर रख देते हैं, कोई पत्थर आ जाता है, तो उस सूरत में ये हमारे पास कुछ फ्लो कुछ इस तरह का हो जाता है। यानी हमारे पास ये सारी स्ट्रीमलाइन एक दूसरे के अंदर मिक्सअप हो जाती हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं, छींटे उड़ाने वाला अमल शुरू हो जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि इस पॉइंट में से गुजरने वाला पार्टिकल अब सीधा इसी तरफ ही जाएगा, वो इधर भी जा सकता है, वो इधर भी जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो ऐसी सूरत में हम इसको
टर्बुलेंट फ्लो का नाम देंगे और ये एक इर्रेगुलर फ्लो होगा। अच्छा, अब स्ट्रीमलाइन या लेमिनर फ्लो के अंदर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से पार्टिकल यहाँ पर पहुँचेगा, लेकिन टर्बुलेंट फ्लो में हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसलिए जो फ्लूइड डायनामिक्स के चैप्टर में हम पढ़ेंगे, बेसिकली हम स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में ही पढ़ेंगे। रीज़न उसकी ये है कि टर्बुलेंट फ्लो के बारे में प्रिडिक्शन करना, उसकी डायनामिक्स को स्टडी करना इतना सिंपल काम नहीं हो सकता। तो इर्रेगुलर और अनस्टेडी फ्लो ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। तो अब इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे, बेसिकली हम क्या करेंगे कि हम स्ट्रीमलाइन फ्लो को स्टडी करेंगे और कौन कौन सी कंडीशन होगी जिनके तहत हम उसको स्टडी करेंगे, या जिसको हम एजम्पशंस कह सकते हैं कि वो कौन कौन सी होंगी। वो होंगी, नंबर 1, द फ्लूइड इज नॉन विस्कस, दैट इज देयर इज नो इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्सेस बिटवीन एडजेसेंट लेयर। यानी ये जो हमारे पास लेयर्स अगर बनती हैं तो इनके एडजेसेंट लेयर्स के दरमियान कोई भी फ्रिक्शनल इफेक्ट्स नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में विस्कोसिटी ज़ीरो है। हालांकि कोई भी हमारे पास प्रैक्टिकल फ्लूइड होगा उसकी विस्कोसिटी ज़ीरो नहीं होती, लेकिन हम यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए या सिंप्लीफाई करने के लिए प्रॉब्लम को, फ्लूइड डायनामिक्स को, हम एज्यूम कर लेते हैं कि दे आर नॉन विस्कस फ्लूइड। और सेकंड हमारे पास होगा द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब ये है कि आप अगर उस पर फोर्स बढ़ाएं तो वो कंप्रेस ना हो, और कंप्रेस ना होने का मतलब क्या होगा कि उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है तो उसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, बिकॉज डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और जब वो कंप्रेस नहीं होता तो इसका मतलब वो डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। तीसरा हमारे पास द फ्लूइड मोशन इज स्टेडी, यानी जो हम स्टडी करेंगे वो स्टेडी फ्लो के लिए या लेमिनर फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए स्टडी करेंगे। तो ये 3 एजम्पशंस को सामने रखते हुए जब हम इसको पढ़ते हैं तो ये हमारे लिए ज़रा थोड़ा सा प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो जाता है। अब हम इसी को लेके चलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की तरफ। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है? अगर हम जी, तो अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से क्या मुराद है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि जब एक स्ट्रीम लाइन फ्लो हो तो उस सूरत में जितना फ्लूइड किसी जगह पे पहुंच रहा है उतना फ्लूइड उस जगह से बाहर निकल रहा होगा, अगर वहाँ पे कोई भी सोर्स या सिंक नहीं है। मतलब ये कि अगर वहाँ पे कोई भी ऐसा बॉडी नहीं है जो उस फ्लूइड को स्टोर कर सके, या कोई ऐसा बॉडी नहीं है जहाँ से फ्लूइड उसमें मज़ीद दाखिल हो सके, तो इनलेट और आउटलेट किसी भी फ्लूइड का बराबर होगा। अब इसको समझने के लिए हम फ्लूइड की एग्जांपल के तौर पे एक वाटर फ्लूइड के तौर पे ले लेते हैं। वाटर को हम बार बार अगर एग्जांपल के तौर पे लेते हैं तो उसकी रीज़न ये है कि हम उसको देख सकते हैं, उसको बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो मिलती जुलती हैं, जो अभी हम एजम्पशंस की बात कर रहे हैं। तो नॉर्मल हालात में वो इनकम्प्रेसिबल भी है और बहुत थोड़ी उसकी विस्कोसिटी भी होती है। तो इस वजह से हम इसको एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक पाइप सिस्टम कुछ इस तरह का है कि यहाँ पे एक पाइप सिस्टम में हम ऑलरेडी फिल्ड विद वाटर। बात ये ज़हन में रखनी है कि हम फ्लूइड की बात कर रहे हैं, वाटर इज़ एन एग्जांपल ऑफ फ्लूइड। हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे वाटर, हमने इतना वाटर इसमें ऐड किया, या दूसरे लफ्ज़ों में पहले से फिल्ड पाइप के अंदर हम इसमें मज़ीद फ्लूइड को एंट्री कर रहे हैं, और इन टाइम डेल्टा टी, टाइम अगर हम लें डेल्टा टी में, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक डेल्टा x1 वो डिस्टेंस ट्रेवल कर ले, यानी जो पहले पार्टिकल का, ये आप समझ लें कि यहाँ से जब वो एंटर हुआ डेल्टा टी में वो यहाँ तक पहुँच गया, इसका मतलब इसके पीछे ये इतना फ्लूइड और एंटर हो चुका है। तो अब अगर ये डेल्टा x है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस साइड पर A1 है,
उस सूरत में इसका जो वॉल्यूम होगा दैट इज वॉल्यूम A1 इंटू डेल्टा X1 होगा इस साइड पे। अब यही वॉल्यूम जब यहां पे पहुंचेगा तो अल्टीमेटली बाहर निकलते हुए ये वॉल्यूम कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि ये डेल्टा X2 इसकी लेंथ बन जाए। अब अगर ये डेल्टा X2, अब यहां पे मैंने देखे लेंथ यहां पे ज्यादा थी, यहां पे कम है। रीजन इज कि यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर A2 है जो कि इससे अगर बड़ा है तो अल्टीमेटली यहां पे लेंथ कम हो जाएगी उतना ही वॉल्यूम करने के लिए। अब अगर ये डेल्टा X1 की वजह से इसका वॉल्यूम A1 इंटू डेल्टा X1 है तो यहां पे इसका वॉल्यूम A2 डेल्टा X2 के बराबर होगा। और इफ द fluid is entering with velocity v1 here and exiting यहां से v2 velocity के साथ ये बाहर निकल रहा है तो उस सूरत में डेल्टा x1 will be equal to v1 into डेल्टा t होगा। s is equal to vt का फार्मूला यूज करते हुए हम यहां पे यूज करेंगे डेल्टा x1 is equal to v1 डेल्टा t। तो वॉल्यूम हमारे पास बन जाएगा इस साइड पे A1 V1 इंटू डेल्टा टी। अब देखा जाए तो हम यहां पे जो फ्लूइड एंटर कर रहे हैं अगर उसका मास m हो तो इट कैन बी कैलकुलेटेड एज मास बराबर होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अगर डेंसिटी रो है वॉल्यूम इज इंटू वॉल्यूम तो यहां पे मैं लिखूं m1 जो इस तरफ हम एंटर कर रहे हैं मास अगर वो m1 हो तो दैट विल बी इक्वल टू A1 V1 डेल्टा T और इसको हमने रो से मल्टीप्लाई करना है तो ये टोटल मास आ जाएगा जो हम यहाँ पे एंटर कर रहे होंगे जो इस डेल्टा X1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। लाजमी तौर पे अगर जो कैलकुलेशन हम इस साइड पे कर रहे हैं वही पैरामीटर्स के साथ अगर हम कैलकुलेशन इस साइड पे करते हैं तो ऑलमोस्ट सारा प्रोसीजर सेम रखते हुए जो M2 बनेगा M2 विल बी इक्वल टू रो A2 हो जाएगा। यहां पर A1 था, यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, वेलोसिटी यहां पे V2 हो गई और टाइम चूंकि सेम टाइम में वो दूसरी तरफ से उतना वाटर निकल रहा होगा तो इसलिए डेल्टा T को भी हम T1 T2 की बजाय डेल्टा T ही लिख सकते हैं। अब देखा जाए तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि ये चूंकि फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है तो इसका मतलब ये है कि जितना वाटर हम उसमें ऐड कर रहे होंगे फ्लूइड ऐड कर रहे होंगे उतना ही फ्लूइड दूसरी साइड से निकल रहा होगा बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी फिल्ड विद दैट फ्लूइड। अगर वो पानी है तो पानी के साथ भरा हुआ पाइप है तो इसका मतलब जितना पानी हम एक तरफ से दाखिल कर रहे हैं उतना ही पानी दूसरी तरफ से बाहर भी निकल रहा होगा। तो वी कैन से दैट डेल्टा M1 या अगर मैं इसको सिर्फ M1 लिख रहा हूं M1 मस्ट बी इक्वल टू M2। आप चाहें तो इसको डेल्टा M लिख सकते हैं तो डेल्टा M1 शुड बी इक्वल टू डेल्टा M2 यानी जो मास हम यहां पे फ्लूइड का एंटर करेंगे उतना ही मास उतने टाइम में बाहर भी निकल जाएगा बिकॉज ऑफ इनकम्प्रेसिबिलिटी। अब ऐसा करने से हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो कुछ इस तरह आता है कि ये रो A1 V1 डेल्टा T इज इक्वल टू रो A2 V2 इंटू डेल्टा T। अब मैंने रो दोनों तरफ सेम रखा, उसकी वजह यह है कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की बात कर रहे हैं और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का मतलब क्या होगा कि डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। सेम टाइम रखा दोनों तरफ कि जितने टाइम में हम इधर से जितना मास एंटर करेंगे, अब चूंकि इसमें और कोई स्पेस है ही नहीं तो लाजमी तौर पे जितना यहाँ से एंटर होगा उतना वहाँ से एग्जिट भी होगा, लीव भी करेगा। तो यहाँ से रो और डेल्टा टी दोनों तरफ से कैंसिल होने के बाद A1 V1 शुड बी इक्वल टू A2 V2। यहाँ पर A1 V1, A1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इस दिस साइड, V1 वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड है दिस साइड और यहाँ पर A2 V2 का मतलब होगा दूसरी साइड पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड है। जिस तरह आप P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 बॉयज लॉ को लिखते हो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पर भी तो हम लिख सकते हैं
ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जहाँ पे कम होगा वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और जहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा वहाँ पे वेलोसिटी कम होगी। इसीलिए आप अक्सर देखते हो कि पानी के पाइप के साथ अगर पानी निकल रहा हो तो हम पानी के पाइप को थोड़ा सा दबा दें या उसके आगे कोई चीज़ रख दें, जिससे क्या होगा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है, तो जो वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टिंग वाटर होती है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए यहाँ पे इसके वेलोसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पे जाके वेलोसिटी कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब ए वी से क्या मुराद है? अगर देखा जाए तो ए का यूनिट की अगर हम बात कर लें तो ये हमारे पास मीटर स्क्वायर होता है और वी मीटर पर सेकंड होता है, तो ये मीटर क्यूब पर सेकंड भी तो बन जाता है। ए वी इज नोन एज फ्लो रेट। फ्लो रेट का मतलब क्या होगा? फ्लो रेट का मतलब ये होता है कि इट इज दी वॉल्यूम पर सेकंड, कि ये हमारे पास किसी भी फ्लूइड में से निकलने वाला वॉल्यूम पर सेकंड कहलाता है। तो फ्लो रेट रिमेन कांस्टेंट फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो ये था हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और उसका रिजल्ट। तो वी कैन से दैट the product of cross-sectional area of the pipe and the fluid speed at any point along the pipe is constant। इसका मतलब आप यहाँ पे इसको देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं या यहाँ पे देख रहे हैं, तो हर जगह पे प्रोडक्ट कांस्टेंट रहती है ए और वी की। दिस कांस्टेंट इक्वल्स द वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड ऑफ द फ्लूइड और सिंपली द फ्लो रेट। इसको हम वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड या सिंपली फ्लो रेट का नाम देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फ्लो रेट रिमेन्स कांस्टेंट। अब इस एग्जांपल में अगर आप गौर करें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, इसी को जब वो नीचे आता है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है। तो आप देखते हो कि यहाँ पे इसकी स्पीड भी बढ़ जाती है यहाँ की निस्बत। तो इसका मतलब ये है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, हाँ वो पाइप के अंदर हो या पाइप से बाहर हो, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होने का मतलब ये होगा कि वहाँ पर स्पीड बढ़ जाती है। दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।